हेलो दोस्तों। हम लोग CRT सीरीज में आज हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर है। पिछले चैप्टर हम लोग ग्लोब के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है मानचित्र। आप देखते हैं मानचित्र और ग्लोब में क्या डिफरेंस है और ये क्यों लाभदायक है। आइए, कहता है कि पिछले अध्याय हम ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं कि ग्लोब की क्या महत्व है। ग्लोब के अध्ययन में कुछ सीमाएं होती है और जब पूरी पृथ्वी अध्ययन करना होता है, जब पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोग साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी केवल एक भाग अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, अपने ज़िले के बारे में, अपने शहरों के बारे में, गांव के बारे में अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या करेगा, ग्लोब उपयोगी नहीं होता है। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, उसके लिए आपको मानचित्र की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अगर कहता है कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींची गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह पूरी तरह से चपटा करना संभव नहीं है, यानी असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों के अलग अलग पैमाने के खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों में एक ग्लोब के अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के छोटे होते हैं जिनमें कुछ नीचे वर्णित किया गया है। कहता है कि जैसे हम लोग पिछले अध्याय में क्या पढ़े थे, ग्लोब के बारे में। ग्लोब एक गोलाकार है, उसको आप आसानी से कहीं ले आ भी नहीं सकते हैं, उसको फोल्ड भी नहीं कर सकते। मानचित्र से क्या है, आप कहीं भी फोल्ड करके ले आ सकते हैं। ग्लोब एक पूरी पृथ्वी को दर्शा सकता है, लेकिन पूरी एक जगह को, छोटी जगह को अगर दिखाना चाहते हैं उसलिए ग्लोब उतना उपयोगी नहीं है। उसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मानचित्र को ही लेना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ पढ़ेंगे, मानचित्र में हम लोग एक चीज़ क्या पढ़े हैं अभी, एटलस। तो एटलस में बताते हैं आपको। एटलस में होता क्या है कि एटलस जो है ना वो मानचित्र क्या है, कलेक्शन है। इकट्ठा करके जब बनाते हैं तो एटलस बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मानचित्र भी कई तरह के हो सकते हैं। जैसे भौतिक मानचित्र, सबसे पहले इसमें क्या है, भौतिक मानचित्र है। अब भौतिक मानचित्र में क्या पढ़ना है देख लेते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां, यानी जो नेचर द्वारा दिया गया आकृति है उसको बारे में अध्ययन करें। जैसे मान लीजिए पर्वत को पढ़ना है तो भौतिक मानचित्र होगा। पठार को पढ़ना है, मैदान को पढ़ना है, नदियों को पढ़ना है, महासागरों को पढ़ना है, ये सब क्या है, ये सब भौतिक मानचित्र या उचावच मानचित्र कहा जाता है। ठीक है। अगर दूसरा जो है वह है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, जैसे राज्यों या नगर, शहरों या गांवों के बीच में विभिन्न देशों और राज्यों की उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या बोलते हैं हम लोग, राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी जगह है और जगह अगर उसको सीमा के बारे में जानना चाहते हैं तो उसमें क्या है, उसको बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र। ठीक। अब आते हैं थीमेटिक मानचित्र। अभी हम पढ़ चुके हैं भौतिक, राजनीतिक। अब तीसरा क्या है, थीमेटिक मानचित्र। कहते हैं थीमेटिक मानचित्र में क्या पढ़ना है, इसमें देख लेते हैं। इसमें आपको सड़क मानचित्र पढ़ना होता है, वर्षा मानचित्र पढ़ना होता है, वन उद्योग यदि वितरण के वर्ष दर्शाने वाला मानचित्र पढ़ना होता है। इस पर मानचित्र क्या बोलते हैं हम लोग, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। मान लीजिए आपको गाँव में सड़क बन रहा है और सड़क अगर मानचित्र को देखना है तो इसमें किस में जाना होगा, आपको थीमेटिक मानचित्र में जाना पड़ेगा। अगर सड़क को दर्शाना तो उसलिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, थीमेटिक मानचित्र में जाना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। जो मानचित्र के 3 घटक है, वो पूछता है कि मानचित्र के 3 घटक कौन से हैं। एक चौथा आ जाएगा कि कौन नहीं है। ठीक है। इसमें दूरी कंपलसरी है, दिशा और प्रतीक। फिर से एक बार इसको दोहरा लीजिए। मानचित्र के 3 घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक है। ठीक। अब इसमें सबसे पहले हम लोग दूरी के बारे में जानेंगे कि दूरी क्या है मानचित्र में,
और क्या भूमिका निभाती है। ठीक है, कहता है दूरी, कहता है मानचित्र का रेखन होता है जो पूरे विश्व को उसके एक भाग का छोटा कागज पर एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। या कहा सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी की वास्तविकता रहे, उसका क्या हो, वास्तविक दूरी जो है वो कमे नहीं। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज का एक छोटी दूरी स्थल की एक बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो, इसलिए उसे उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल के वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। देखिए आपको यहाँ समझाते हैं रियल में कहना क्या चाहता है। कहता उदाहरण लिया दिया गया है, मालिक आप एक मानचित्र बना लिए, ठीक है। अगर मानचित्र अगर बना लिए हैं, मालिक आप ही का कोई गांव का इस तरह से मानचित्र है, ठीक है। गांव तो इतना छोटा हो नहीं सकता, गांव इससे बड़ा होगा, लेकिन इसको क्या एक छोटा सा रेशियो में इसको बनाते हैं, ठीक है। मालिक आपको गांव का बाउंड्री 600 किलोमीटर का है, ठीक है, और इसको अगर 6 मीटर में दर्शा दिए और ये 600 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये क्या है, 600 किलोमीटर पेज में तो ला नहीं सकते हैं, 6 मीटर में ला सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एक रेशियो के हिसाब से हम इसको दर्शा सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिया, देखते आते हैं। कहते हैं कि आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी मान ली कि 10 किलोमीटर है सपोज डेट, जिसे आप मानचित्र में 2 सेंटीमीटर दूरी व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय क्या है कि 1 सेंटीमीटर अगर आप मानचित्र में दर्शाया गया है, इसका मतलब 5 किलोमीटर दूरी है। आपके रेखा चित्र में पैमाना में 1 सेंटीमीटर मतलब इक्वल क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। इस प्रकार पैमाना का किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है दूरी। अगर आपके पैमाने की जानकारियां है तो आप मानचित्र में दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं, ठीक है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों के जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र 5 सेंटीमीटर स्थल को 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसको हम लोग छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। अब मान लीजिए छोटा गांव है, ठीक है, तब छोटे में दिखा दिए, लेकिन अब बहुत बड़ा कंट्री को दिखाना है तो उसको और डिस्टेंस ज़्यादा होगा और उसको बाउंड्री बड़ा होगा। अगर वो बाउंड्री का आपको दिखाना है छोटा पेज में, तो उसको ऑटोमेटिक क्या है, रेशियो को छोटा करना पड़ेगा। यानी 5 सेंटीमीटर अगर लिखें उसका 500 मीटर हो सकता है। और ऐसे पैमाने का हम लोग क्या बोलते हैं, छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, ठीक है। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना चाहते हैं और बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, तो जैसे स्थल पर 500 मीटर दूरी मानचित्र को 5 सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है, इस प्रकार मानचित्र क्या बोलते हैं, ये बड़े पैमाने मानचित्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पर हो सकता कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई देश है, उसका स्थल का बाउंड्री मान लीजिए 500 किलोमीटर है, ठीक है, और उसको हम 5 सेंटीमीटर दिखा दिए, ठीक है, और यहाँ 5 सेंटीमीटर जो है सो हम उसको 500 मीटर में दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए रेशियो क्या है, 500 किलोमीटर उसको 5 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं, यानी छोटा पैमाना में दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या 500 मीटर है और उसको 500 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं, लेकिन इसको रेशियो क्या है, रेशियो बड़ा है ना कहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बड़े पैमाने मानचित्र कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, कहता है यहाँ पर कंपेरिजन किया गया, देख लीजिए। कहता है बड़े पैमाने मानचित्र छोटे पैमाने मानचित्र से क्या अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। इस समझ में दूरी आगे समझ में कोई डाउट नहीं। ये देखिए यहाँ पे एक बनाया गया है मानचित्र, आप देख सकते हैं। ये क्या है, ये आपका PO है, पोस्टल। ये मालिक का दुकान है, ठीक है। ये कुआं है, ये तालाब है, ये खेल का मैदान है, ये पेड़ है, ये विकास जी का घर है, ये शीला का घर है, ये करीम का घर है, ये फलोधान है, ये आपको इधर दुकान है, ये आपका रास्ता है, ये रास्ता है, ये वाला रास्ता इधर निकल रहा है, ये वाला रास्ता इधर निकल रहा है। तो इस तरह से क्या है, एक छोटा सा मानचित्र बनाया गया है, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़े थे क्या था, वो 3 घटक पढ़े थे, एक था दूरी, दिशा और प्रतीक। तो अब हम लोग क्या अध्ययन करने वाले हैं, दिशा का प्रतीक में,
अब दिशा डिपेंड भी करता है कि दिशा किधर है। चलिए ठीक है, पहले इसको पढ़ाते हैं, फिर इसको आपको दिशा के बारे में डायरेक्शन में बताएंगे। ठीक है, कहता है कि अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान लगा होता है। अब ध्यान से दिखे होंगे, इस मानचित्र जब बनाया गया था देखिए, देखिए लगाया हुआ है, ठीक है, ऊपर। और ये किसको इंडिकेट करता है? उत्तर दिशा इंडिकेट करता है। ठीक है, तो वही हम बोल रहे हैं कि अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर यू यानी ऊ लिखा होता है, और ऊ का मतलब क्या होता है? उत्तर दिशा होता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। आप उत्तर के बारे में जानते हैं, आप दूसरी दिशाओं को पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। 4.2 ये 4 मुख्य दिशाओं को जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम दिखाया गया। ये क्या बोलते हैं? प्रधान दिग बिंदु कहते हैं इसको। अब पूछेगा प्रधान दिग बिंदु क्या है, तो जो मेन डायरेक्शन जो होता है 4 है, जैसे उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है और पश्चिम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान दिग बिंदु कहते हैं। बीच के 4 दिशाएं जैसे उत्तर पूरब, उत्तर दक्षिण पूरब हो गया, और दक्षिण पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया, ये सब क्या है? ये सब दिशाओं के बीच में से मेल निकाला गया है। ठीक है, जो आपको मदद करता है सही स्थिति जानने में। अब इसको देख लेते हैं एक बार। ये है, ये ऊपर क्या है? उत्तर है, नीचे क्या है? दक्षिण है, ये क्या है आपको? पश्चिम है, ये क्या है आपको? पूरब है। इसके बीच में जो डायरेक्शन निकलेगा उसको उत्तर पूरब बोलेंगे, इसको क्या बोल? उत्तर पश्चिम बोलेंगे। इसके बीच में क्या? उत्तर दक्षिण बोलेंगे, और इसको उत्तर पूरब बोलते हैं। ठीक है, और ये 4 1 2 3 ये 4 ये क्या है? प्रधान दिग बिंदु है। ठीक है, यहाँ कहा गया 4. आप ये 4.1 देखें, उसमें कहा गया है कि पता लगाइए कि विकास के जो घर है ना, वो सामुदायिक केंद्र, खेल के मैदान का किस दिशा में है बताना आपको, दुकानों को विद्यालय की दिशा बताना भी है। तब आराम से यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ देखिए, इस वक्त लगाइए कि इसके किधर, कौन साइड में आपका घर है, विकास का घर किधर किधर है। चलिए ठीक है, कहता है कि हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान को दिशा का पता लगा सकते हैं, जिसको बोलते हैं ना कैंपास। ये देखिए, ये दिक् सूचक है जो हमेशा क्या करता है? नॉर्थ को यानी उत्तर दिशा को ही आपको डिनोट करता है, बताता है। इस आप किसी भी दिशा को पता लगा सकते हैं। यह यंत्र जिसकी सहायता से मुख्य दिशा का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई दिशा हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है। ठीक है, अब आते हैं प्रतीक। प्रतीक क्या है? यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। पहला हम लोग क्या पढ़े थे? दूरी, दूसरा क्या था? दिशा, और तीसरा क्या है? प्रतीक। प्रतीक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी मानचित्र के वास्तविक आकार और प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवन हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, वृक्षों को, रेल को, पटरियों को, कुओं को दिखाना संभव नहीं है। उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं हम लोग? प्रतीक से। मान लीजिए कि आप पेपर बना रहे हैं, मान लीजिए मैप बना रहे हैं, उसमें आप रेल का पटरी तो रेल तो नहीं दौड़ा सकते, उसमें तो कुआं नहीं खन सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको छोटा सा किसी भी तो इंडिकेट देना पड़ेगा ना, प्रतीक देना पड़ेगा ना, क्या कि ये प्रतीक मतलब क्या होता है। ठीक है, इसलिए निश्चित अक्षरों, छायों, रंगों, चित्रों और रेखाओं के उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं? उसको दर्शाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारियां प्रदान करती है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के लिए मानचित्र को आसानी से किया जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तो आप किसी भी दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं। इन चिन्हों को सहायता से आप एक बार समझिएगा, थोड़ा सा इसको बताते हैं के द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, इसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति भी है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, ये आपका है रेलवे लाइन। ठीक है, जो मेरे पास में ही है, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, और ये रेलवे स्टेशन, ऐसा इसका प्रतीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है इसे मतलब RS, ऐसा लिखा हुआ है मतलब क्या है? रेलवे स्टेशन है। सड़क के बारे में अगर देखना है तो कच्ची सड़क के लिए आपको कंटिन्यू है,
और पक्की सड़कों के लिए क्या है, कंटिन्यू है, जो कि बिल्कुल लगातार है। और कच्ची सड़कों कैसा है, ये डॉट डॉट से लंबा बनाया गया, तो कच्ची सड़क हो गया। सीमा में देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस तरह से डार्क, बिंदु डार्क, लेकिन राज्य के क्या करना है, थोड़ा इसे पतला करना है, ठीक है। और जिला के लिए क्या है, डॉट नहीं, ओनली लाइन लाइन नहीं, तो ये क्या हो गया, आपका प्रतीक हो गया। से नदी ऐसा, कुआं राउंड, तालाब इस तरह से, नहर इस तरह से, पुल इस तरह से होता है। अगर ऐसा अब रोड पर कहीं घूमते हुए देखे होंगे, इसका मतलब आगे क्या है, पुल है। कृपया गाड़ी सावधानी से चलाएं, ये गाड़ी को स्लो भगाएं। मंदिर ऐसा, गिरजाघर ऐसा, मस्जिद ऐसा, और ये छतरी है सब, ठीक है। पोस्ट ऑफिस पीओ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस पीटीओ, एंड पुलिस स्टेशन पीएस। बस्ती हम लोग रहते हैं, कब्रिस्तान जहाँ मरने के बाद लोग जाते हैं। पेड़ ऐसा, घास ऐसा, ठीक है। इस तरह से आप समझ गए, ये पूरा क्या था, प्रतीक था। तो ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। अच्छा, मतलब जो प्रतीक दिए गए हैं सब क्या रूढ़ प्रतीक कहते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में दर्शाया गया है। 4.3 में आप देख लिए, विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी वजह से किया जाता है। उदाहरण के लिए समान नीले रंग को किस लिए, जलाशयों के लिए या पानी के लिए। इसमें पानी का रंग कैसा होता है, नीला होता है, तो जब नीला रंग है तो समझिए जलाशय, याद रह जाएगा, ये तो आसान है। भूरा, ये पूछता है, भूरा पर्वत के लिए। पीला रंग पठार के लिए, पीला रंग पठार के लिए। हरा मैदान के लिए, ये तो याद रहेगा, हरा किसके लिए, मैदान, क्योंकि मैदान हरा भरा रहता है, ठीक है। इसमें ये चीज याद रखिएगा, भूरा, भूरा किसके लिए, पर्वत के लिए, और पीला किसके लिए, पठार के लिए, ये याद रखिएगा। ये क्या है भाई, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये आपको सुंदरपुर गांव के इसके आसपास के क्षेत्र दर्शाया गया है, इसको तो देख लीजिए, अच्छा है। ये आपका मेन रूट है, इधर पीएस है, ये पीटीओ है, इधर ये आपको रेलवे स्टेशन है, ठीक है। ये आपको गांव है, ये आपको सुंदरपुर यहाँ है, डोमरी यहाँ है, ठीक है। ये आपको नदी है, ये कब्रिस्तान है, ये विद्यालय है। इस तरह से क्या है बताया गया, बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे चलते हैं। रेखा चित्र क्या है, ठीक है। कहते रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने का आधारित ना होकर अदास्त और स्थानीय प्रदर्शन का आधारित होता है। जैसे कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान के सफेद दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपको मित्र आपके घर के रास्ते बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन के बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इस आरेखन मानचित्र कहते हैं। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि यार हम घर हम नहीं जा पा रहे हैं, तुम्हारा तो जानकारी दे दो, तो बोलते हैं कि राइट जाओ, उस पर लेफ्ट जाओ, फिर राइट लो, फिर लेफ्ट लो, फिर राइट लो, वहाँ मेरा क्या है, घर है, ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। इधर कुआं है, इधर कुआं तरफ मत जाना, इधर खाई है, खाई मत जरा, इसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, रेखाचित्र मानचित्र है, ठीक है। अब आते हैं खाका। खाका क्या है, कहता है एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने खींचा जाता है। अच्छा, एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने खींचा गया, रेखा चित्र क्या बोलते हैं हम लोग, खाका बोलते हैं। सिंपल सा है, हमारी छोटा चीज है और उसको बड़े पैमाने पर खींच के ले जाइए, खींचे चिलगम खा के, जैसे खा के खींचते हैं कस के, उसको क्या बोलते हैं हम, खाका बोलते हैं। एक बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र का बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं कि किसी कमरे की लंबाई या चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है, उस समय हम लोगों को बड़े पैमाने के रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, खाका बोलते हैं। ठीक है, आज टॉपिक यहीं समाप्त होता है। ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, अगर संदेह हो, तो कृपया करके कमेंट करें, उसमें रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इस तरह से हम NCERT का सीरीज लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।